हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 25 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। और पहला हमारा टॉपिक है रॉ। I'm वेरी श्योर आप सभी ने रॉ के बारे में सुना होगा। रॉ का मीनिंग है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। देखो, अगर आप थोड़े टाइम से थोड़ा फॉलो कर रहे हो ना न्यूज़पेपर को, तो आपने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इसके बीच में जो थोड़ी सी बैटल चल रही है ना, इसके बारे में वेरी श्योर जानते होंगे। किस चीज़ के रिगार्डिंग है? स्पेशली देखो, बहुत सारे मुद्दे हैं, बट मेजर मुद्दा क्या है? जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, कि जो सुप्रीम कोर्ट के हो गया या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? क्या एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस होनी चाहिए उसके अंदर या नहीं होनी चाहिए? तो जुडिशरी का मानना है कि नहीं, जो कोलिजियम सिस्टम है वही अच्छा है। वेयर एज एग्जीक्यूटिव आप जानते हो बहुत सारे एफर्ट लेकर आया है, जैसे एनजैक हो गया, ऑल्दो बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। तो इस तरह से ना, कि कैसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस वजह से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कुछ तरह का मतभेद देखने को मिला है। और जो हमारे करंट लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें इसके रिगार्डिंग बात करी है। और अभी क्या उन्होंने बात करी है? अभी बोला है उन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी कुछ सेंसिटिव रिपोर्ट्स को ना, और या उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को पब्लिक डोमेन में रख दिया। और ये काफी ज्यादा एक मेजर मुद्दा था, ठीक है ना। तो कहने का पॉइंट क्या है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा एक तरह से क्वेश्चन उठा दिया है हमारे करंट लॉ मिनिस्टर ने। अब रॉ न्यूज में आ चुका है, तो थोड़ा रॉ के बारे में हम पढ़ लेंगे। देखो, होता क्या है ना हमारे लिए, देखो किसी भी सिक्योरिटी का बैकबोन पता क्या होता है? वो होता है बैकबोन उसका इंटेलिजेंस। अगर आपके पास अच्छी इंटेलिजेंस है, तो कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे से काम कर पाएंगी। इसी वजह से हमारे पास दो बॉडीज हैं। एक है क्या? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो डील करती है किसके साथ? इंटरनल चीजों के साथ। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो आईबी है ना सर, वो इंडिया की क्या है? इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात करता हूँ रॉ की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, ये क्या है? ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ध्यान से देखो कि कौन सी इंटरनल है कौन सी एक्सटर्नल है। आईबी जो है वो इंटरनल है, जो रॉ है वो एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है ना। इसको आप एक तरह से फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी भी मान सकते हो। हम इंडिया ने देखो जरूरत क्या पड़ी इसको बनाने की, चाहे आप देख लो इंडो पाकिस्तान लड़ाई देख लो, इंडिया चाइना का युद्ध देख लो, तो वहां पर ऐसा माना गया कि इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर रहा। देखो, इंडिया चाइना जो इशू था, हमें उसमें अच्छे से हम नहीं परफॉर्म कर पाए। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, पर एक कारण कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस का ना होना भी रहा इसके पीछे। तो इस वजह से 1968 के अंदर हमने इस पर्टिकुलर रॉ को बनाया, ठीक है। बहुत सारे काम है, फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदर करना, काउंटर टेररिज्म हो गया, और एक तरह से अगर कुछ बढ़ रहा है, कुछ चीज़ों का इस तरह की चीज़ें, टेररिज्म वगैरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, उसको कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें इसमें अंदर आ जाती हैं। बाकी साथ ही साथ इंडिया के जो पॉलिसी मेकर है उनको भी एडवाइस करता है कि हमें अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, तो देखो इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वहां पर भी उसकी सिक्योरिटी भी इन्हीं के अंदर आती है। इसके हेडक्वार्टर ना न्यू दिल्ली के अंदर होते हैं। अब देखो, आप लोगों ने भी ना देखो बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जहां पर कोई ना कोई रॉ का एजेंट आपने देखा होगा। तो इनको एक्चुअल में ना पावर्स काफी सारी दे रखी हैं। दरअसल में होता क्या है ना, जो रॉ का डायरेक्टर है वो रिपोर्ट करता है कैबिनेट सेक्रेटरी को, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। तो काफी अच्छी खासी पावर्स इनके पास होती हैं, क्योंकि देखो इनका रोल भी वैसा ही है, ठीक है। जो इनके हेड होते हैं एक तरह से क्या होते हैं? सेक्रेटरी सर्च, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर। और यहाँ पर कोई पार्लियामेंट की ओवरसाइट नहीं होती, ठीक है ना। ये डायरेक्टली किसके अंडर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर। बाकी काम तो देखो आप सारे जानते हो कि इंडिया के जो अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं, दूसरी कंट्रीज के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, दूसरी कंट्री के अंदर इंडिया के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है, उस परसेप्शन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे जो पब्लिक ओपिनियन है उसको अपने फेवर में अपने लिए इन्फ्लुएंस करवाया जा सकता है। ये सारी बातें इंडिया का जो टारगेट्स हैं उसको लेने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। काफी सारे देखो कोवर्ट ऑपरेशंस भी करे जाते हैं इनके द्वारा परफॉर्म, ठीक है। अब मूवीज के अंदर आप देखते हो ना कि इंडिया का एक पर्सन जासूस बन के कई बार चला गया, ये इस तरह की चीजें। बेसिकली कहने का मतलब कि अंडर कवर जो हो गए, जो ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, उस तरह की चीजें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया की नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी एंटी टेरर ऑपरेशन हो गया, ये सारी यहाँ भी आप नोटिस कर सकते हो, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो दिल्ली का हाई कोर्ट है ना, उसने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये आप रूल्स देख सकते हो। द रूल्स का नाम क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2022। अभी जनवरी 2023 जनवरी 13 को ये इफेक्ट में आए हैं। अब देखो, इस ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई हाई कोर्ट ये चीज कर रहा है। इसके अलावा गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया,
कर्नाटका हो गया, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश और साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है लाइव स्ट्रीमिंग चल ही रही है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि जो दिल्ली ने ये रूल्स चलो दिए ही दिए हैं, पर ये बात ध्यान में रखी है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं भी होगी। वो कौन से केसेस हैं? जैसे शादी से जुड़े हुए केसेस हो गया, चाइल्ड एडॉप्शन हो गया, चाइल्ड कस्टडी हो गया, सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले केसेस हो गया, या फिर चिल्ड्रन के अब्यूज के रिगार्डिंग। क्योंकि ये देखो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं। अगर इस तरह के मुद्दों को हमने कहीं ना कहीं लाइव स्ट्रीम कर दिया, उसका कुछ मिसयूज किया जा सकता है, इन बच्चों के ऊपर हो सकता है, या फिर जिस महिला के ऊपर कुछ तरह का गलत व्यवहार किया गया उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, उसकी मेंटल हरासमेंट हो सकती है। तो ये सारी चीजें उस हिसाब से देखी जाती हैं कि कहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करी जा सकती है, किन केसेस के अंदर जहां सेंसिटिव है वहां पे नहीं करनी है। और ये रूल्स जो हैं वे ये हाई कोर्ट के द्वारा ही बनाए गए हैं विद द अप्रूवल ऑफ एलजी के द्वारा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी देखो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कोई पर्सन या कोई एंटिटी अदरवाइज अगर कोई ऑथराइज हो उसके अलावा वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट या शेयर नहीं कर सकता। अगर कोई ऑथराइज है तो डेफिनेटली वो चीजें हो सकती हैं, बट अदरवाइज इन जनरल ये चीजें नहीं कोई यूज कर पाएगा। हालांकि ट्रेनिंग हो गया, एकेडमिक पर्पस, एजुकेशन पर्पसेस के लिए वो चीजें ठीक है, ताकि परमिशन के थ्रू एजुकेशन के किसी को सिखाना है तो वो चीजें करी जा सकती हैं। पर ऐसा नहीं हो सकता कि कमर्शियल पर्पस के लिए, प्रमोशन के लिए या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए इन पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग्स को कहीं ना कहीं यूज किया जाए, या फिर इसका एक तरह से कह लो कि मिस यूज इसका हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दीज रूल्स, राइट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी 2022 में हमसे पूछा गया। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये ना इजी था, पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन टफ लगा, क्योंकि शायद वो एक तरह से क्वेश्चन को डिसाइफर नहीं कर पाए। ध्यान से समझते हैं कि आखिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुद्दा है क्या। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का होता है मीनिंग कोर्ट की अवमानना। देखो जो चाहे आप बात कर लो, सुप्रीम कोर्ट बात कर लो, हाई कोर्ट बात कर लो, ये कोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। और अगर आप खुद सोचो कि अगर हम कोर्ट की बातें मानना बंद कर देंगे या फिर कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, तो इंडिया में तो रूल ऑफ लॉ रहेगा ही नहीं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना हमारे यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात करी गई है कि अगर कोई कोर्ट के बारे में कुछ गलत बोलता है जो कि सही नहीं है, तब उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सजा दी जा पाए, इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान है। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहूँ ना, देखो वैसे तो आपको आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 ये दो आर्टिकल्स के अंदर क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स दी गई हैं और हाई कोर्ट को पावर्स दी गई हैं, ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग वो उनके पास पावर हो पाए, ताकि किसी को पनिश कर पाए। पर हमारी जो पार्लियामेंट है ना, उन्होंने एक लॉ बनाया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसके अंतर्गत उन्होंने दो तरह के कंटेम्प्ट बनाए हैं, एक है सिविल कंटेम्प्ट, एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर वो बातें कर दी गई हैं कि जहां मान लो कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया पर आपने उस आदेश को मानने से मना कर दिया, तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं क्रिमिनल की, यहां पर आप हो सकता है कि अगर आप जो कोर्ट की अथॉरिटी है उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करो, या फिर कोर्ट के जो प्रोसेस है उसके साथ इंटरफेयर करने की कोशिश करो, या फिर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन लेकर आओ, ये सारे आ जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर। तो इस तरह से ये सारी कंटेम्प्ट की पावर चलती हैं, ताकि जो कोर्ट की रिस्पेक्ट है, कोर्ट का जो आदर है, वो सारी चीजें बनी रह पाए। तो यहाँ पर नोटिस करो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा था। जैसे देखो स्टेटमेंट 3 कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, पर देखो आप रियलाइज करो खुद की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना बहुत ही कम चीजों की डेफिनेशन दे रखी है। तो इस तरह की चीजें मेंशन्ड जरूर है, सिविल मतलब ये एज इन कंटेम्प्ट मेंशन जरूर है, ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट नहीं, बट इन जनरल कंटेम्प्ट मेंशन जरूर है आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 के अंदर, पर वो कहीं पर भी इन चीजों को डिफाइन नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप जानते हो जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, इस तरह के वर्ड्स की कोई डेफिनेशन हमें नहीं देखने को मिलती। तो स्टेटमेंट 3 आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर आप नोटिस करो, आपका जो अगर आपके पास सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ही बचते हैं, तो ऑप्शन बी एक बार ना स्टेटमेंट 4 जो अलग है उसको देख लेते हैं। पार्लियामेंट के पास के पावर्स है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग, बिल्कुल आर्टिकल जो मैंने बताया ना, बेसिकली जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वो इसी के अंतर्गत तो बना था। तो स्टेटमेंट 4 भी ठीक है, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है। अगर देखो आपको एच.एन. सालियान कमेटी के बारे में नहीं भी पता था, तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच पाए। कैसे पहुंच पाए? क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जानने की शायद जरूरत ही नहीं है। आपको अगर स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 का आइडिया होता ना, आप वहां तक आसानी से पहुंच जाते। पर अब हमने वो चीजें भी समझ ली हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है। तो तरीका भी हमने थोड़ा समझ लिया कि अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑलिव रिडली टर्टल्स। काफी बार न्यूज में रहते हैं। अभी क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश के अंदर ना इनकी काफी डेथ हुई है, और उसकी वजह से एक मेजर कंसर्न इसके रिगार्डिंग बन गया है।
इनके कुछ नाम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए, पैसिफिक रिडली सी टर्टल, ठीक है, ये एक तरह की टर्टल की स्पीशीज है, इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करती है। ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये वो स्पीशीज है जो बहुत ज्यादा अबंडेंट है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे जो ट्रॉपिकल वाटर्स हैं, वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, और साथ ही साथ अटलांटिक ओशन के भी वहां पर पानियों में हमें ऑलिव रिडली टर्टल देखने को मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका नाम ऑलिव रिडली टर्टल क्यों पड़ा है? देखो, इसका अगर आप थोड़ा बैक देखोगे ना, तो बैक से आपको ऑलिव कलर्ड इसका जो पीठ है एक तरह से वो देखने को मिलेगी, एक तरह के हार्ट शेप्ड कह लो या राउंडेड कह लो, तो वो चीजें की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, ऑलिव रिडली टर्टल। ओडिशा का जो गाहिर माथा वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर देखने को मिल जाएगा, मेजरली ओडिशा ही साइड वहां पे बहुत फेमस है। इसके साथ ही देखो, ऋषिकुल्या रिवर हो गया, देवी हो गया, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में बताऊं तो उसको बोलते हैं अरीबाडा। दरअसल में कुछ नहीं है अरीबाडा, इस तरह से ना अगर आप नोटिस करोगे तो एक टाइम होता है जहां पर क्या होता है, जितनी भी हजारों ही जो ना फीमेल ऑलिव रिडली टर्टल्स होती हैं, वो एक साथ मास नेस्टिंग करती हैं। मास नेस्टिंग का मतलब कि एक ही टाइम पे अंडे, ठीक है, एग्स को ले करती हैं एक ही टाइम पे ऊपर। और ये काफी ज्यादा ना टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली साइट होती है, बहुत लोग दूर से इसको देखते हैं, और इसी पर्टिकुलर प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अरीबाडा। बहुत ही फेमस यूनिक फीचर है इनके रिगार्डिंग, ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऑल तो मैंने बताया कुछ रीजंस हैं, पर उसके अलावा अभी रिसेंटली एक नई मास नेस्टिंग साइट भी हमें अंडमान आइलैंड के अंदर देखने को मिली थी। जो ऑलिव रिडली है वो ज्यादातर क्या होते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ठीक है, जनरली जो एनिमल टिश्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जनरली जो मीट ईटर की हम बात यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेली फिश हो गया, इनके ऊपर सभी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। बहुत सारे इनके रिगार्डिंग थ्रेट्स भी हैं, क्योंकि हमने देखा ना अभी आंध्र प्रदेश के अंदर इनकी काफी डेथ हुई है, तो क्या थ्रेट्स हैं, ह्यूमन इनको कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ तरह का पोल्यूशन आ गया, ठीक है ना, हमारी फिशिंग वगैरह के थ्रू हो गया, या फिर ठीक है कई लोग इसको ठीक है इनकी किलिंग कर देते हैं, तो ये सारे इनके रिगार्डिंग कंसर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है कि इनका आईयूसीएन के अंदर स्टेटस क्या है, तो वो स्टेटस क्या है, दैट इज वल्नरेबल। ठीक है, कैसे याद रखेंगे सर, देखो ऑलिव के अंदर ये वी आता है ना, वीई, तो मान के चलो कि ये ऑलिव रिडली टर्टल के अंदर जो वीई आता है ये वल्नरेबल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, देखो याद करना ना ये काफी मुश्किल हो जाता है कई बार, मैं जानता हूँ आईयूसीएन स्टेटस को, तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा हिंट आप डेफिनेटली पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये पढ़ना था ऑलिव रिडली टर्टल के रिगार्डिंग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी 2015 में हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल इक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। देखो बताओ कौन है नेशनल इक्वेटिक एनिमल, तो वो है भैया ये, क्या है ये सर, ये है गैंगेटिक डॉल्फिन, इसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अब आपका होमवर्क क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनका आईयूसीएन स्टेटस आखिर क्या है। ठीक है जी, ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और दैट इज रिचर प्राइज। देखो थोड़ा सा अलग साउंडिंग सा प्राइज है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल में कुछ नहीं है, ये पर्सन कौन है, बीवी दोशी जी। इनका अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, और इनका ना आर्किटेक्चर की फील्ड को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। दरअसल में हुआ क्या था ना, इंडिया से मतलब 2018 तक कोई भी पर्सन ने इस पर्टिकुलर प्राइज को नहीं जीता था, और ये प्राइज और कुछ नहीं है, ये प्राइज दरअसल में एक तरह से आर्किटेक्चर की फील्ड का नोबेल प्राइज माना जाता है, तो ये हाईएस्ट प्राइज है आर्किटेक्चर की फील्ड का। तो 2018 में पहली बार किसी इंडियन को ये प्राइज मिला था, उस वजह से बीवी दोशी जी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। इन्होंने देखो बहुत अलग अलग जगह मतलब लोगों के साथ काम किया है, जैसे ली कॉर्बूसियर, जिन्होंने मतलब बेसिकली जो चंडीगढ़ का है ना डिजाइन वगैरह बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये फ्रेंच की तरफ से थे। लुइस कान हो गया, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने काम किया है। आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है ना, और भी ह्यूमैनिटी को भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इस तरह से इन्होंने अलग अलग काम यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक चीज तो देखो ये कि ये प्राइज आखिर रिलेटेड किसके साथ है, और दूसरी चीज ये बीवी दोशी जी के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा अगर आप और थोड़ा प्राइस के बारे में डिस्कस करना चाहो, ठीक है, तो 1 लाख US डॉलर हो गया, ब्रोंज मेडल आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आपकी कोई भी नेशनलिटी हो सकती है, रेस, कास्ट, आइडियोलॉजी, आपको डेफिनेटली ये प्राइज मिलेगा अगर आपने आर्किटेक्चर की फील्ड के अंदर अच्छा काम किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर इसको माना जाता है, जो कि हाईएस्ट है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, बाकी देखो कुछ और भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, बट ट्रस्ट मी ये वो वाला टॉपिक है जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, एक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया कि ये प्राइस किससे रिलेटेड है, एंड वो हमने अच्छे से इसके रिगार्डिंग समझ लिया है। चलते अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज BHAROS। देखो यहां पर OS समझने की कोशिश करना। OS आप जानते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सर क्या होता है, देखो आप फोन यूज करते हो ना,
अब फोन में क्या होता है आपके, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक तरह का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारी जो कंट्री है, या फिर कह लो कि हमारी कंट्री के द्वारा भी उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे सर एंड्रॉयड में क्या दिक्कत आ गई। देखो एंड्रॉयड में ना बड़ी सारी दिक्कतें हैं, मतलब अच्छा है क्योंकि ये एक तरह का ओपन है, पर बहुत दिक्कतें भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने फोन को जब ऑन करते हो ना, जिसमें एंड्रॉयड होता है, तो आप रियलाइज करोगे उसके में अंदर ना, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पहले से प्री इंस्टॉल्ड रहती है, गूगल के और बहुत सारे जो एप्स हैं वो प्री इंस्टॉल्ड रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि वो एंड्रॉयड की ही हैं, मतलब बेसिकली गूगल की ही हैं, तो वो चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड रहती हैं। आपकी शायद हो सकता है आप चाहते हो कि भैया यूट्यूब नहीं चाहिए मुझे, या फिर जो गूगल के और जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं वो नहीं चाहिए, पर आपको रखने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि गूगल की एक तरह की क्या है, मोनोपोली है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत ही कम और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या किया है, एक तरह का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हम लाने की बात कर रहे हैं, एक जो इंडिजिनस, ठीक है ना, इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, जो भी इस तरह की चीजें होंगी उनके ऊपर वर्क कर पाएंगे। किसी को जरूरी नहीं है कि हर पर्टिकुलर ऐप को वो इंस्टॉल ही करे, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा। एक तरह का ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स दरअसल में क्या होता है ना, कि कुछ भी कोई भी इंसान इसमें कुछ अपने चेंजेस लेकर आ सकता है, ठीक है। ये एक तरह का फ्री आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ताकि हम ये इस तरह के एंड्रॉयड हो गया या बाकी और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो है उनके ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है उसको कम कर पाए, उसकी वजह से हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। आईआईटी मद्रास का जो जेएनके ऑप्स जो है उसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। काफी और डिटेल्स भी हैं, बट ट्रस्ट मी मेजर पॉइंट जो समझने थे वो हम समझ चुके हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई डिफॉल्ट ऐप्स नहीं है, मैंने बताया था ना, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या आती हैं, कुछ डिफॉल्ट ऐप्स आती हैं, तो वो डिफॉल्ट ऐप्स इसमें नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर यूजर के पास ज्यादा कंट्रोल होगा कि किस चीज को वो डाउनलोड करना चाहता है, किसको नहीं करना चाहता। तो कंट्रोल आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा, आपका डेटा, आपका फीचर्स अकॉर्डिंगली ही आप जहां पर चाहते हो उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेटिव ओवर द एयर अपडेट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ट्रस्टेड ऐप्स, यहाँ पे पता लगता रहेगा कि अच्छा आप इस पर्टिकुलर ऐप को डेटा दे रहे हो, ये सही ऐप है या नहीं है, कोई फर्जी ऐप तो नहीं आपसे पैसा ले रही, या फिर डेटा तो नहीं आपका चुरा रही। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्कुल एक मिनिमल होम स्क्रीन होगी, जहां पर भारत का जो फ्लैग भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐप कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर पता बताते रहेंगे वो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ट्रस्ट है, ये ऐप्स उसके साथ कंप्लाई करती है या नहीं करती, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एंड्रॉइड से इस तरह से डिफरेंट है कि कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं है, और फ्लेक्सिबिलिटी वे काफी ज्यादा ये ऑफर करती है। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अच्छा ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, और वो हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। ये है आज के 5 क्वेश्चन, जिनका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे उनका मैं आपको आंसर बता देता हूं क्विकली। पहला क्वेश्चन था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान आइलैंड, क्या यही था? नहीं सर, ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको बताया था ना, सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान के अंदर, वो बताई थी हाईएस्ट पॉइंट दैट इज। तो इस वजह से क्या हो जाता है, पहला आंसर हो जाता है हमारा फॉल्स। दूसरा, क्या जो बीएसएफ कैमल बैंड है 1986 में ही फॉर्म हुआ था? ये आंसर सर बिल्कुल ट्रू है। तीसरा देख लो, नोरो वायरस, क्या ये वैक्सीन से क्योर होता है? नहीं, बिल्कुल मैंने बताया था ना कि इसके लिए कोई भी वैक्सीन या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, इसको बस प्रिवेंट किया जा सकता है। किस तरह से? हैंड वॉश से, डिसइंफेक्शन जो हम कर सकते हैं कंटामिनेटेड सर्फेस का, उसके थ्रू ही हम ये चीजें कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। चौथा स्टेटमेंट, हैवलॉक आइलैंड को क्या स्वराज आइलैंड बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है, इसको रीनेम कर दिया गया है, तो ये बात ट्रू है। पांचवा, केवड़ा ऑयल क्या बिहार था? नहीं, मैंने बताया था ना, ओडिशा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट भी हमें फॉल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 5 जो कल 5 क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज के पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।